ये कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। 5 सालों से वो शहर की एक मिल में मजदूरी किया करता था। हेलो। हाँ बोलो रमा, कैसे फोन किया? हेलो जी, आप तो हमें गांव में लेने आने वाले थे, क्या हुआ जी, आप आए नहीं? रमा, अभी ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हें गांव से शहर लाने के लिए अभी पैसे भी नहीं है। तुम कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ। क्या कहा आपने? ऐसा मत बोलिए। आप कब से बोल रहे हो कि हमें लेने आओगे? दीपू मुन्नी भी रोज आपका इंतजार करते हैं। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं क्या आपके पास बच्चों को लेकर? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप जो भेजते थे मैंने उसमें से बचाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ, और तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, वहीं ही चले जाना। रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से शहर के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन दिव्या भी होती है। रमा के माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए रमा उसे अपने साथ ही ले लेती है। ठंड का समय चल रहा था, दिसंबर का महीना, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही रवि मिल से अपने घर को निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ती हुई धुंध, बहुत ही ठंड है भाई। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है। वो एक झोपड़ी में रहता था। रवि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं वो अपनी साली दिव्या को भी देखता है। अरे दिव्या, तुम यहाँ? ओह अच्छा, याद आया। कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा ही हमारे साथ रहना। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा काम था। तुम दोनों ने कुछ खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ रवि के पास बस एक ही कंबल होता है। अब पांचों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ रमा और रवि लेटे हुए थे, दूसरी तरफ दोनों बच्ची और दिव्या लेटी हुई थी। रमा को ठंड लग रही होती है तो वो सारा कंबल अपनी ओर खींच लेती है। ठंड तो उस समय सबको लग रही होती है, ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। तभी रवि उठकर देखता है कि उसके बच्चे और उसकी साली दिव्या ठंड से कांप रहे होते हैं और सारा कंबल रमा ने ओढ़ा हुआ होता है। रमा, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ जी, आप जाग क्यों रहे हो? वहाँ देखो। रमा अपने बच्चों और बहन की तरफ देखती है और वो घबरा जाती है। उसके बच्चे और बहन ठंड से कांप रहे होते हैं। हाँ जी, आप देख क्या रहे हो? जल्दी से कंबल बच्चों पर डाल दो ना, ठंड बहुत है। रवि सारा कंबल बच्चों और दिव्या पर डाल देता है और रवि और रमा दोनों ही बिना कंबल के ठंड से ठिठुर के सो जाते हैं। सुबह रवि और रमा दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ज्यादा ठंड थी, मैं इसीलिए तुम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। हाँ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो जाइए, आपको मिल भी तो जाना है। मिल जाते हुए रवि परेशान सा लग रहा होता है। वो सोच रहा था कि मालिक से एडवांस पैसे ले लेगा, जिससे वो एक और कंबल खरीद कर ले आएगा। लेकिन जब वो मिल जाकर देखता है तो मिल में जोरों की आग लगी हुई होती है। वो अपने दोस्त प्रीतम से पूछता है, प्रीतम, ये मिल में आग कैसे लग गई है? ये कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और मिल में आग लग गई। अभी मालिक आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा काम शुरू कर पाऊं। रवि प्रीतम से ऐसा सुनकर और निराश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब तो वो इतनी जल्दी कंबल कहाँ से लाएगा। ना काम है और ना ही पैसे। प्रीतम, अब हम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? देख भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलूंगा। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है। तू बता, तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जितने पैसे यहाँ से मिलते थे वो पैसे तो मैं अपने गांव भेज देता था। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। चल, मैं घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे यहाँ। रवि घर आ जाता है। उसे देखकर रमा समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। रमा अभी तो कुछ नहीं कहती है। जब बच्ची और बहन खाना खा के सो जाते हैं तब रमा कहती है, क्या हुआ जी, जब से आए हो आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ ना मुझे। रवि रमा को सारी बात बता देता है। रमा भी रवि को ऐसे उदास देखकर खुद भी उदास हो जाती है और कहती है, हाजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो।
मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उनसे आप थोड़ी सी रुई और कपड़ा ला देना। मैं उससे एक रजाई बना लूंगी, उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। सुबह होते ही रवि रमा को रुई और कपड़ा देकर वहां से चला जाता है और रमा रुई को कपड़े में भरकर रजाई की तरह सिल रही होती है। तभी, दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से हम यहाँ आए हैं जीजा जी कुछ दुखी से रहते हैं, क्या उसकी वजह मैं हूँ? अरे दिव्या, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो जानती है ना, तेरे जीजा जी तो ऐसे नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो तो उनकी मिल में आग लग गई है, वो इसीलिए परेशान है। तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला। हाँ, जाकर अब अपना काम कर। रमा एक सुंदर सी रजाई बना देती है। उधर रवि पूरे दिन यहाँ वहाँ काम ढूंढता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश होकर घर आ जाता है। रवि घर आकर देखता है रमा ने एक सुंदर सी रजाई बना ली होती है। अरे वाह रमा, तुमने तो बहुत ही सुंदर रजाई बनाई है। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी रजाई बनाती हो। जी, वो गांव में खाली समय में मैंने रजाई बनाना सीख लिया था। आप बताइए, कहीं काम मिला क्या आपको? नहीं रमा, बहुत ढूंढा पर कहीं कोई काम नहीं मिला। कल फिर जाऊंगा, देखते हैं, कहीं कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। रमा बच्चों को नई रजाई में सुला देती है और खुद दोनों मियाँ बीवी पुराने कंबल में सो जाते हैं। अगले दिन रवि का दोस्त प्रीतम रवि का हाल पूछने उसके घर आया हुआ होता है। तभी, अरे वाह रवि, ये रजाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? अरे प्रीतम, मैं ये कहीं से लाया नहीं हूँ। ये रजाई तो तेरी भाभी ने बनाई है। क्या कह रहे हो? ये रजाई भाभी ने बनाई है? भाई, ये तो बिल्कुल वैसी ही रजाई है जो दुकानों में मिलती है। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही बड़ी कलाकार हैं। अरे तू वो सब छोड़, ये बता तेरी चाय की दुकान का क्या हुआ? हाँ भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ। मैंने हाईवे पर एक चाय का स्टॉल खोला है। तू बता, तेरा क्या हुआ? कहीं पर काम मिला कि नहीं? नहीं भाई, अभी तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मिल जाएगा, वैसे भी मैं ढूंढ तो रहा ही हूँ। अच्छा, अब भाभी एक रजाई मेरे लिए भी बना देना, मुझे ये रजाई बहुत पसंद आई है। जी भाई साहब, मैं आपके लिए भी एक ऐसी ही रजाई बना दूंगी, आप ले जाना। अच्छा रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्यों ना तुम रजाई बेचना शुरू कर दो। भाभी जी बहुत अच्छी रजाई बनाती है, लोग खूब खरीदेंगे ऐसी रजाई। तुम बोल तो ठीक ही रही हो, अभी तो मेरे पास कोई और काम नहीं है और ठंड भी बहुत पड़ रही है। चलो ऐसा ही करके देखता हूँ कुछ दिन। पर प्रीतम, मैं ये रजाई बेचूंगा कहाँ? हाईवे पर मेरे चाय के स्टॉल के पास तुम भी रजाई बेच सकते हो। पर प्रीतम, एक और दिक्कत है, मेरे पास पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, ये लो पैसे, इनसे तुम सामान ले आना है। ठीक है, फिर मैं आज ही रजाई बनाने का सामान ले आता हूँ। क्यों रमा, ठीक है ना? आप जैसा भी कहो, मैं तो आपके साथ कोई भी काम करने को तैयार रहती हूँ। रवि और प्रीतम दोनों चले जाते हैं। रवि बहुत सारी रुई और कपड़ा घर ले आता है। उसके बाद रमा रजाई बनाने का काम शुरू कर देती है। रवि के साथ साथ रमा की बहन दिव्या भी उसकी मदद कर रही होती है और बच्चे भी रजाई में रुई भरने में लगे हुए होते हैं। 2 से 3 दिन में सबने मिलकर 10 रजाइयां बना ली होती हैं और रवि सारी रजाइयां लेकर हाईवे पर प्रीतम के बगल में ही बेचने लगता है और देखते ही देखते उसकी रजाइयां बिकने लगती हैं। वो रजाइयां बहुत सुंदर लग रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग खरीदने आ रहे होते हैं। देखा तुमने रवि, बिक गई ना सारी रजाइयाँ। अब तो बस रजाइयाँ बनाते रहो। रवि घर जाकर रमा को सारी बात बता देता है। रमा बहुत खुश हो जाती है और रवि और रजाइयां बनाने की तैयारियां करने लगता है और रवि का रजाइयों का कारोबार खूब अच्छा चलने लगता है। इस तरह रवि अपना खुद का काम करने लगता है और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है। गरीब पर ठंड का कहर। रामू एक बहुत गरीब मजदूर था, जिसके घर में उसकी पत्नी मधु और बेटी रानी रहा करती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने को था और सर्दियों का मौसम आने को था, लेकिन रामू टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से भी। एक दिन रामू की पत्नी मधु रामू से कहती है कि सुनिए जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए।
और रामू उसे कहता है कि मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रामू अपनी मजदूरी के काम पर जाता है और वो जिसके पास काम कर रहा था उस मालिक से कहता है कि साहब जी, अगले महीने से ठंड आ रही है और मेरे घर की छत टूटी हुई है जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैंने जल्दी उसे ठीक नहीं करवाया ना तो ठंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रामू की बात सुन मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या करूं? रामू कहता है, मालिक आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता। मालिक कहता है कि अरे अभी तो तूने उतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उधार दे सकूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कहता है, मालिक ऐसा मत करो, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे पर मेरी बेटी नहीं सह पाएगी। रामू की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे पैसे नहीं देता है और बेचारा रामू उदास शाम को घर लौट आता है। रामू के घर आते ही उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है कि क्या आप मालिक से पैसे लाए? तो रामू उसे बताता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। जिसके बाद मधु भी अब परेशान हो जाती है। दोनों ही इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। अब रामू मधु से कहता है कि अभी ठंड आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक मना न करे। और ये सुन मधु कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। यूं ही रामू को मजदूरी करते हुए 1 महीना और बीत जाता है और जब रामू अपने मालिक से कहता है, मालिक अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है, अरे अब तो आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लूं। रामू के इस बार पैसा मांगने पर भी मालिक फिर से कोई नया बहाना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपए देखकर रामू कहता है कि मालिक मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में फंसा देता है और रामू के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्के मारकर निकाल देता है। रामू कम पैसे मिलने और काम से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। यूं ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है, जिसे यूं निराश देख मधु कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? रामू मधु को बताता है कि अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मधु चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा क्या होगा? रामू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो उन पैसों से घर में राशन भरवाता है और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। कुछ दिनों तक रामू यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और रात के समय रामू के घर में ठंडी हवा खिड़की और छत से आनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा की वजह से अब रामू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी पूरी रात ठंड में कांपते रहे। उनके पास एक ही कंबल था, अब उसमें भी ठंड नहीं रुकती थी। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से रामू की बेटी रानी को तेज बुखार हो जाता है और मधु रामू से कहती है, देखिए जी, रानी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो पूरी तरह तप रही है। रामू कहता है कि अरे मेरे पास तो 1 पैसा तक नहीं है, हम रानी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? मधु कहती है, कुछ तो करना होगा वरना रानी की तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, कुछ तो कीजिए। वो रोने लगती है। दूसरी ओर रानी ठंड से कांप रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब रामू रानी को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है।
मधु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। बहुत दूर तक पैदल चलते चलते दोनों थक जाते हैं और रामू रानी को लेकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे रोना आ रहा है अपनी लाचारी पर कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक ले जा सके। रानी के दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी और फिर से रामू उठता है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ घंटों चलने के बाद वो मधु के साथ रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे ना होने पर डॉक्टर रानी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और रामू मधु और रानी को अस्पताल से बाहर कर देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर रामू अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा रो रहा था और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पाता है। ये देख रामू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे, मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? और मधु और रानी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया था और रामू उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों ही सीढ़ियों पर बेहोश थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है तो डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब रामू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है, मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी किसी सड़क किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। तब से आज तक वो औरत गरीबों की मदद करती है। ये सुनकर रामू उसे धन्यवाद कहता है और फिर रामू अपनी बेटी से मिलता है और अपनी पत्नी से भी। अब रामू से वो औरत पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब इतनी देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो रामू उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो औरत रामू और उसके परिवार की मदद करती है और रामू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब रामू को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर होता है जहां एक परिवार रहा करता था जिसमें श्यामू और सीमा रहा करते थे। श्यामू के घर में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। श्यामू का बड़ा भाई राजीव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, इसलिए उसका रहन सहन भी वैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू बिल्कुल सिंपल स्वभाव का होता है जो गरीबी में ही अपना गुजर बसर किया करता था। श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू का हर कदम पर साथ दिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही होती है। श्यामू के माता पिता को गरीबी से चिढ़ होती है। उन्हें तो अमीरों वाली जिंदगी ही अच्छी लगती है और वो अमीरों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने माता पिता और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप दोनों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। श्यामू को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, ना तो उसने कोई पढ़ाई की और ना कोई अच्छी नौकरी करता है। ये तो बस मजदूर बनकर ही रह गया है। श्यामू अपने पिता के ताने चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है और करता भी क्या बेचारा। पर उसकी पत्नी सीमा से नहीं सुना गया। वो बोलती है, बाबूजी, ये पूरे दिन तो खेत में मेहनत करते ही हैं। अगर आप अपने बेटे को हौसला नहीं देंगे तो वो कैसे तरक्की करेंगे?
जब माता पिता ही ऐसे ताने मारेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो सिखाएगी माँ बाबूजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सब पता है, समझी? सीमा कुछ बोल पाती इससे पहले ही श्यामू ने इशारे से उसे मना कर दिया। हाँ, सीमा भाभी सही कह रही हैं। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों की भले की ही बात करते हैं। अरे बाबूजी, आप इन दोनों को छोड़ो। आप ये नए कपड़े तो पहनकर देखो, आप पर कैसे लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। श्यामू पूरे दिन मेहनत करता है, पर ना तो उसके माता पिता कुछ उसकी मदद करते हैं और ना ही उसका बड़ा भाई, बल्कि उसे हर बात पे कुछ न कुछ सुनाया करते हैं। राजीव शहर से पैसे कमा के लाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ हुआ करती थी। एक दिन की बात है। श्यामू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने चोरी की है। देख तेरा बड़ा भाई कितने गुस्से में है। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। देख श्याम, तू झूठ मत बोल। पहले ही लोग तुझे नकारा बोलकर बाबूजी को ताने मारते हैं, और अब तू चोरी भी करने लगा। तूने मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाले? बहुत हो गया श्याम, अब तू चोरी भी करने लगा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बस बहुत हुआ। अब तू उस घर से चला जा और बाहर रहकर अपना जीवन बिता। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चला जा यहाँ से। सही कहा आपने श्यामू बेटा, तूने हमारा बहुत नाम खराब किया है। वो तो तेरे बड़े भाई राजीव ने हमारी इज्जत बचा रखी है। उसने घर का बड़ा लड़का होने का फर्ज निभाया है, पर तूने तो आज तक हमारा सर झुकाया ही है। बस अब तुम अपना रास्ता अलग बना लो। यहाँ तुम दोनों की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने माता पिता से ऐसी बातें सुनकर श्यामू और सीमा का दिल टूट जाता है। वो जानते थे कि उनके पास और कहीं कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता की बात मानकर घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। चलो सीमा, चलते हैं। दोनों घर से निकल जाते हैं। श्यामू और सीमा गांव से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान होता है। देखा जी आपने, अपना तीर सीधा जाकर निशाने पे लगा है। अब वो नकारा श्यामू हमारे रास्ते से हट गया, समझो। सही कहा तुमने, बस बाबूजी को पता मत चलने देना। वहीं दूसरी तरफ श्यामू उदास बैठा होता है। तब सीमा श्यामू से कहती है, आप चिंता क्यों करते हो जी? हम दोनों फिर से खूब मेहनत करेंगे और फिर से अपनी नई जिंदगी बनाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। तुम ठीक कहती हो सीमा। मेहनत और ईमानदारी से एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगता है। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटा करता है। सीमा भी पास की एक महिला के साथ सिलाई का काम सीखने लगती है। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी होती है, पर वो हार नहीं मानते हैं। भाभी, मेरे पति बाहर मेहनत करते हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनकी मदद करूं। क्या आप मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सकती हो? अरे क्यों नहीं सीमा, आजकल की लड़कियां तो अपने गरीब पति को छोड़कर ही भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही दिनों में सुमन सिलाई कढ़ाई का सारा काम सीख जाती है और अब उसके पास सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगते हैं। अगर आप सही समझो तो कुछ पैसे मैं इकट्ठा करती हूँ, कुछ आप इकट्ठा करो और हम इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई का काम संभाल लूंगी। अरे वाह सीमा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए भी एक दुकान खोलूंगा। इस तरह सीमा और श्यामू ने अपनी मेहनत से एक दुकान खोल ली होती है। वहां वो कुछ पैसे कमाने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। एक दिन सीमा श्यामू से कहती है, जी देखा आपने, अब हमारी हालत पहले से काफी ठीक हो गई है। मुझे तो यकीन है कि हम एक दिन अपने सारे सपने जरूर पूरे कर लेंगे। सीमा, तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह दोनों की मेहनत रंग लाती है
और समय के साथ उन दोनों की दुकान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उनकी दुकान की चर्चा गांव भर में होने लगती है। गांव में वो दोनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन दो महिलाएं सीमा से मिलने आती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो। लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू दीदी, आप हमारे कस्टमर हो। आप खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। हमें तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है। तुम भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती हो। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। बड़ा खुश नसीब है श्यामू कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं गांव में कुछ महीनों के बाद गांव में भाई का कारोबार धीरे धीरे डाउन होने लगता है। एक दिन राजीव की पत्नी उससे कहती है, अजी, इस परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ही आ गई है। आपका कारोबार भी ठप हो गया है। अब आप अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका बोझ अब और नहीं उठा सकते हैं। वो दोनों तो बस हमारे पैसों पर ऐश करते रहते हैं। आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। देखो सुलेखा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। पर कम से कम उन्हें खुद तो सोचना चाहिए कि दिन रात हमारा खाना खाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ दिन रात पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद इस घर से निकल जाना चाहिए। बेकार में हम पर बोझ बने हुए हैं। तभी बाहर राजीव के माता पिता चुपके से सारी बातें उनकी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने श्यामू के साथ अन्याय किया था। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जो सच में अपनी ईमानदारी से हमारी जिंदगी को संवार रहा था। उसे हमने अपने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम राजू को कुछ भी बोल देते थे तो वो हमें उल्टा जवाब नहीं देता था, बस सर नीचे करके हमारी बातें सुनता रहता था। मेरे सारे तानों को मेरा बेटा सर झुका के सुनता रहता था। पर राजीव और उसकी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचते होंगे। चलो श्यामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं। उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। उसी दिन श्यामू के माता पिता श्यामू के नए घर पर आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे। हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। माँ, बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से कोई ना कोई गलती तो होती ही है, और आप हमारे माता पिता हैं और हमारे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। और वैसे भी अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। हाँ बाबूजी, अब हम सब साथ में रहेंगे और मिलकर खुशियां बांटेंगे।